हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक था नागरिकता, जिसको हम सिटीजनशिप भी बोलते हैं, तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी थी, कुछ भी ऐसा नहीं रहा था जो आपका छूटा हो। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम आज शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है मूल अधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम इस टॉपिक के जरिए सारी चीज़ें जानेंगे। तो ये जो मूल अधिकार है, ये जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये भारतीय संविधान का तीसरा भाग है। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक कवर करेंगे, तो आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्टिंग मतलब बेसिक से बिल्कुल, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इजीली अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीज़ें आपको दिमाग में सेट होती चलेंगी, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अब जो भारतीय संविधान है उसके तीसरे भाग में, भाग 3 में कौन से अनुच्छेद से लेके, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक किसके बारे में बताया गया है, मूल अधिकारों के, जो हमारे जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका विवरण किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। अब जो ये मौलिक अधिकार हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो मूल अधिकार हैं व्यक्ति के, जो भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके, तो इसके लिए जो संविधान निर्माता थे, जब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, संविधान को बनाकर तैयार किया था, तो उन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से ली, उनके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई कि वो कौन से देश के संविधान से प्रभावित हुए, जो अमेरिका के जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे देखकर उनको भी लगा कि हमारे संविधान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वहाँ से प्रभावित होकर जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों का क्या किया, विवरण किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो जो भारतीय संविधान है, इसके जो भाग 3 है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है किसको, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, जो सर्वथा उचित है, जो कि क्या है, सर्वथा उचित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें क्या है, एक विस्तृत सूची, मतलब कि एक बहुत लंबी सूची है जो न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख करती है, जो न्यायोचित मूल अधिकारों के बारे में बताती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और ऐसा कहा जाता है कि जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों के बारे में जितना डिटेल में बताया गया है, जितना विस्तृत रूप से बताया गया है, उतना अन्य किसी देश के संविधान के में नहीं है, चाहे वो अमेरिका का ही संविधान क्यों ना हो। बेशक भारतीय लोगों ने अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकार से उनसे प्रभावित होकर मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में भी इंक्लूड किया है, बट जितना डिटेल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उतना अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। अब जो भारतीय संविधान है, जो उसके द्वारा क्या है, किसी भी भेदभाव के बिना, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव किए बिना हर व्यक्ति के लिए अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर तरीके का अधिकार है।
इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हो, समानता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान समान होगा, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सहमति क्या किया गया है किसमें, भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। अब जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका मतलब क्या है, उनका तात्पर्य किस उससे है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है कि जो उसके जो आदर्श हैं उनकी उन्नति से है। ठीक है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। अब जो अधिकार हैं, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या बताते हैं हमें कि देश में व्यवस्था बनाए रखने, मतलब कि जिससे कि देश में क्या रहे, व्यवस्था बनी रहे, लोगों के अंदर किसी भी तरीके का मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। एवं राज्य किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से रिलेट करता हो, तो उनकी क्या है, आज़ादी के लिए ना, उसके क्या है, कठोर नियमों को क्या है, उसकी आज़ादी के लिए सुरक्षित, मतलब उनकी आज़ादी सुरक्षित रहे, तो उसके लिए क्या बनाए गए, फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, मतलब कि मौलिक अधिकार बनाए गए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के जो आज़ादी है वो सुरक्षित रहे। कोई भी राज्य, यानी राज्य से मतलब कोई स्टेट भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो विधानमंडल है प्रत्येक स्टेट में होती है, तो जो विधानमंडल है उसमें जो कानून है, उसमें कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए कि जिससे किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके ऊपर तानाशाही हो रही है, या पब्लिक को ऐसा ना लगे कि तानाशाही हो रही है। मतलब हर चीज़ एक मर्यादा में रहे, उनके जो अधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए विधानमंडल कोई भी कानून बनाए। ठीक है, तो इसके लिए मूल अधिकारों को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। संक्षेप में हम जाने, शॉर्ट में हम जाने तो फंडामेंटल राइट्स का इंक्लूड करने का, या फंडामेंटल मूल अधिकारों को प्रावधान का उद्देश्य क्या है कि कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की सरकार। अब व्यक्ति तो अपनी तानाशाही चलाएगा, डिक्टेटरशिप चलाएगा अपनी लोगों के ऊपर, लेकिन जब कानूनी रूप से सरकार बन गई है, कानून हो गया कि इस चीज़ इतने कानून के दायरे में रहकर कोई भी व्यक्ति हर काम करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति के सरकार भी कानून के दायरे में रहकर काम करेगी, और प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकार हैं। भाई सरकार बन गई, पब्लिक ने क्या करा, विधानमंडल बन गई, तो विधानमंडल ने क्या करा, अगर मूल अधिकार ना होते, फंडामेंटल राइट्स ना होते, तो वो तो अपनी चलाती, वो किसी भी हिसाब से एक बार बन गई, 5 साल के लिए गवर्नमेंट बन गई, तो वो तो किसी भी हिसाब से चलाती, किसी भी व्यक्ति को उठाया जेल में डाल दिया, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, उस किसी भी धर्म का है, उस हिसाब से भेदभाव किया। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा ना करे, तो इसलिए क्या है, इसलिए कि कानून की सरकार बनाने का इसका उद्देश्य है कि सरकार कानून की हो, न कि व्यक्तियों की। व्यक्ति तो सरकार चला रहे हैं, बट एक दायरे में रहें, उनके लिए कानून निश्चित हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। अब मूल अधिकारों को यह नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें जो संविधान है उसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, कि जो भारतीय संविधान है उसने मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है, एक तरीके से कवच है जो भारतीय संविधान है मूल अधिकारों को, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, जो कि क्या है, राष्ट्र कानून का एक मूल सिद्धांत है। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्तियों के चौमुखी विकास जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है।
अब ये मूल किस लिए हैं? मूल इसलिए भी हैं क्योंकि इससे क्या है, व्यक्ति का चौमुखी विकास होता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का भौतिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है बुद्धि के रूप में, नैतिकता के क्षेत्र में भी व्यक्ति का विकास होता है और आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी व्यक्ति का विकास होता है। अगर किस वजह से? फंडामेंटल राइट्स की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल रूप से जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने 7 मूल अधिकार बताए गए थे, प्रदान किए गए थे। वो कौन से थे? चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है समता का अधिकार, जो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है इसके बारे में? अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है। फिर आगे हमारा क्या आता है? आगे आता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में। 28 में किसके बारे में बताया गया है? कि धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में तो बस हम ये जान ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब संस्कृति, भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो संस्कृति से और शिक्षा से संबंधित जो जो अधिकार हैं उसके बारे में आर्टिकल 29 और 30 में सब बातों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है संपत्ति का अधिकार, क्या है? जो कि कौन से आर्टिकल में है? वो आता है आर्टिकल 31 में। क्या आता है? संपत्ति का अधिकार। और लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो हमारी रिट है, जिनको हम रिट बोलते हैं, याचिका, जो हम किस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो मूल रूप से जो संविधान बनाए गए थे वो। चलिए अब आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है, हालांकि संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। हालांकि क्या हुआ था कि जब हमारा 44th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1978 के अंदर। तो उसमें क्या किया कि जो मूल अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें से जो ये अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो फिर क्या हुआ, इसको संविधान का जो 12वां भाग है उसके आर्टिकल 300 में क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया गया, जो कि बाद में क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। तो किसी भी व्यक्ति को पहले क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो किसी भी व्यक्ति को जो संपत्ति का अधिकार था वो उसका पहले मूल अधिकार हुआ करता था, उसका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन उसको अब क्या बना दिया गया है? अब उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यदि सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकती है? उसकी जगह ले सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का वो कानूनी अधिकार है। पहले तो उसका मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब कानूनी अधिकार है। ठीक है, यदि कोई जगह है वहाँ क्या है, वो डेवलपमेंट हो रहा है, वो पब्लिक के लिए अच्छा है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उस व्यक्ति से, कोई पर्सनल व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति है, उसकी वो पर्सनल ज़मीन है और उससे क्या है, जनता के हित में है, तो सरकार चाहे तो उससे उस पर कब्जा कर सकती है उससे, क्योंकि उस व्यक्ति का वो कानूनी अधिकार है, उसका मूल अधिकार नहीं है। यदि मूल अधिकार होता तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कानूनी अधिकार है तो सरकार जनता के हित के लिए उससे उसकी वो ज़मीन ले सकती है और जनता के हित के लिए उस पर कोई भी निर्माण किसी भी प्रकार का कर सकती है, करा सकती है। ठीक है, तो इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। तो इस तरह फिलहाल कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मूल अधिकार क्या होते हैं और किस प्रकार से कौन से देश से ये लिए गए थे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में
हम जो हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फंडामेंटल राइट्स की विशेषताओं के बारे में। सो गाइज, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, समझ आइए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और इजीली बेसिक से जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़? गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को फैलाइए, ताकि बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।